हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग क्लास 11th में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो हम लोगों को यहां पे पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है जो कि कॉम्बिनेशन है ग्राफ्स की और बहुत सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स की। बट अब जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम लोग इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकली सब चीज समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है इसी का एक पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो पार्ट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 की। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक्स से तो आया है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स एक जो सब्जेक्ट है उसके दो बेसिक रूट्स है या बेसिक दो पिलर्स है जिसका नाम है सोशल साइंस। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अब सोशल का मतलब क्या होता है? तो सोशल का मतलब यह होता है कि हम लोग समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो समाज के लिए जो करने वाले काम है उसको हम लोग बोलते हैं वेलफेयर। मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग जो भी काम करेंगे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वेलफेयर को, मतलब लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। दूसरा ये बोलता है, जो दूसरा रूट है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे साइंस। अब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम लोगों को नॉलेज देता है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो ये जो सोशल साइंस है हमें ये बताता है कि हमारी सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेस है हम लोग उसका बेटर और फुलर यूटिलाइजेशन कर पाए, ये हम लोगों को इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो आइए हम लोग अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां कहता है इकोनॉमिक्स इट इज अ सोशल साइंस। क्या है ये? अपने आप में एक सोशल साइंस है। तो अब हम लोगों ने क्या करा, एग्जाम में हम लोगों को लिखना है तो शॉर्टकट्स बना लेते हैं। तो सोशल साइंस के लिए हम लोग एस और यहां पे एक एस ले लेते हैं जिसमें कि विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस। अब जो सोसाइटी है वो क्या करेगी, इसमें से चूज करेगी। तो यहां पे एक और निकल के आ जाता है हमारे पास एस। तो पहला सोशल के लिए, दूसरा साइंस के लिए और तीसरा सोसाइटी के लिए। और क्या बोलता है? चूजेस, मतलब ये सब कुछ किसके हाथ में है? सोसाइटी के हाथ में है कि वो चूज करे कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेस है जो कि बहुत ही क्या है भाई, लिमिटेड है, उसको हम लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो यहां पे दो और निकल के आ जाते हैं हमारे की पॉइंट्स। तो हम लोगों ने क्या याद कर लिया? एस 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 एल आर, ट्रिपल एस एल आर, मतलब कि सोशल साइंस सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज। जिस तरीके से करेगी इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो ये मीनिंग तो थोड़ा बहुत हमें एग्जाम तक के याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि सोशल का मतलब क्या होता है। तो सोशल का मतलब सीधा सीधा होता है वेलफेयर से, मगर वेलफेयर करने वाला जो पर्सन होगा उसको जो बिहेवियर है वो कैसा रखना पड़ेगा ताकि लोगों के लिए अच्छा करने का उसका दिमाग काम कर जाए। तो यहां पे सोशल का मतलब है ह्यूमन बिहेवियर। साइंस का मतलब क्या है? तो साइंस तो हम लोगों को हर जगह देखने को मिलती है। तो जब हम लोग नेचर में जाते हैं तब हम लोगों को समझ में आता है कि यार साइंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये बोलता है कि साइंस अपने आप में स्टडी ऑफ नेचर है जो कि हमें बताती है बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स। और इससे हम लोगों को मिलती है क्या? यहां पे नॉलेज, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं अब इकोनॉमिक्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली माइक्रो, मतलब छोटी, छोटी का मतलब जहां एक 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 चीज की बात हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पे मैक्रो का मतलब जब हम लोग बात करेंगे एक से ज्यादा की तब हम लोग यहां पे स्टडी करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो आइए हम लोग देखते हैं यहां पे माइक्रो में देखा गया कि जो आई वर्ड है इसका मतलब है यहां पे इंडिविजुअल, और यहां पे जो ए वर्ड है इसका मतलब है यहां पे एग्रीगेट। अब ये वर्ड आया कहां से? तो ये अपने आप में ग्रीक वर्ड है। अब ये ग्रीक लैंग्वेज कहां चलती थी? तो ग्रीक लैंग्वेज चलती थी ग्रीस में, जो कि यूरोप में एक कंट्री हुआ करती थी। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो इकोनॉमिक्स है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसका मतलब होता है कोई भी सिंगल या तो छोटी सी चीज जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे स्मॉल, और मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, मतलब बहुत बड़ी चीज या तो एक से ज्यादा। अब हम लोग आगे देखते हैं यहां पे कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें कोई रिलेशन होता भी है कि नहीं होता है। जाहिर सी बात है भाई, अगर मान लेते हैं मेरे पास ब्रेड है और मेरे को 4 ब्रेड बनानी है तो एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। मतलब एक एक जो
सेपरेट हो गई वो माइक्रो हो गई, जब जुड़ गई तो वो बन गई मैक्रो। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, तो ये बोलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है हमें कि हम लोग अगर समड अप करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट से ही करते हैं। मतलब अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं 1 + 1 = 2, तो ये 2 अपने आप में हो गया मैक्रो के लिए, और यहां पे इंडिविजुअल 1 1 जो हो गया वो किसके लिए हो गया बच्चों, माइक्रो के लिए। तो यहां पे हमें चीज समझ में आ रही है। ये देखिए दद्दू अकेले ही धक्का लगा रहे हैं भाई अपनी ट्रे को, है ना, जहां पे गए होंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा सामान लेके। अब यहां पे देखिए ये भाई साहब लगे हुए हैं, देखिए इकोनॉमी थी, इन्फ्लेशन कम था, आगे चल के इन्फ्लेशन बढ़ गया और ये इकोनॉमी कम हो गई। तो इस तरीके से हम लोग भी समझ सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा यहां पे याद रखना है हमें, आई का मतलब होगा इंडिविजुअल और यहां पे ए का मतलब होगा एग्रीगेट्स। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे, तो इंडिविजुअल क्या होता है, कंज्यूमर होता है। इंडिविजुअल कंज्यूमर का मतलब वो पर्सन जो अकेले जाए और सब सामान खरीद के ले आए, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल कंज्यूमर। दूसरा प्रोड्यूसर, अगर वो किसी चीज को बनाने में खुद अकेले ही लगा रहा है, किसी की मदद ना ले, तो उसको बोला हम लोगों ने अ प्रोड्यूसर। तीसरा बोलता है अ फर्म, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाली जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं फर्म, या किसी चीज का प्रोडक्शन करने वाली जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ये समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसी तरीके से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एग्जांपल्स पे जाते हैं। नेशनल इनकम मतलब पूरी कंट्री की इनकम। अगर मैं पैरेलली यहां पे लिखता हूं पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम तो इंडिविजुअल की बात हो रही है, मतलब काय का एग्जांपल हो गया ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बट जब नेशनल इनकम कंट्री के इनकम की बात आएगी तो यहां पे ये जो एग्जांपल हो गया वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो गया। इसी तरीके से हम लोग बात करें अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ कंट्री में भी यही प्रॉब्लम है। तो जब बड़े लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम मान लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन की। तो ये इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, एग्जाम्पल बटर, मिल्क, अगर इन्हीं का रेट बढ़ जाएगा तो हम लोगों को रोज क्या करना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो इन कॉमन लैंग्वेज चीजों के रेट बढ़ने को हम लोग यहां पे बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें डिमांड की, तो एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, डिमांड। बट मार्केट में जाएंगे तो एक इंसान तो नहीं होगा, उसमें बहुत सारे इंसान होंगे। तो जब इकट्ठा सब मिलकर किसी चीज की डिमांड करेंगे तो यहां पे इस डिमांड को हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो यहां पे हम लोगों ने ये समझा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रो से ही मैक्रो बनता है और मैक्रो से ही माइक्रो बनता है। माइक्रो को जब ऐड ऑन करेंगे तो मैक्रो बन जाएगा, मैक्रो में जब डिवीजन करेंगे तो माइक्रो बन जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं कि ये जो एक्टिविटीज होती है, जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, आप मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव काम कर रहे होंगे, तो ये कोई ना कोई काम है, इसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है, तो एक्टिविटीज 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, ऐसी एक्टिविटी जिसके बदले में हमें क्या मिले, मनी 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 मिले, उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वो एक्टिविटी जिसके बदले में हमें पैसा ना मिले उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मंदिर में जाके पूजा करना कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मदर की हेल्प करना कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर मान लेते किसी इंडस्ट्री में जाके किसी प्रोडक्शन में अगर हम लोग हेल्प कर रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। बट जहां पे मुझे ये पैसा दिखने लग जाएगा वहां मेरे इरादे थोड़े से क्या हो जाएंगे, और पैसा कमाने के हो जाएंगे। तो ऐसी एक्टिविटी को क्या कहना है हम लोगों को, इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। चलिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें समझ में आ गया कि एक्टिविटी के 2 पार्ट है। बट जो काम हम लोग किसके मोटिव से करें, पैसा कमाने के मोटिव से करेंगे और जिससे हमारी लाइफ चल पाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में 4 मेन पिलर्स है जिसपे ये पूरा का पूरा बेस्ड है। पहला जो पिलर है उसको बोलते हैं हम लोग पी फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है यहां पे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब वो सारी चीजें बनाना जो किसी कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। तो यहां पे हम इस वर्ड को क्या यूज करेंगे बेटा, यूटिलिटी
यूटिलिटी। जो भी चीजें बनाने के बाद कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन में जरूरी क्या है, कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करना। दूसरा क्या बोलता है यहाँ पे, कंजप्शन। जब प्रोडक्शन हुआ जाहिर सी बात है किसी ना किसी पर्सन को टारगेट किया होगा, किसी ना किसी मॉब को टारगेट किया गया होगा। तो अब वो मॉब क्या करने वाला है, इसका कंजप्शन करने वाला है। कंजप्शन में क्या करेगा, तो वो उस चीज को यूज करेगा, जिसका मतलब हुआ है डिस्ट्रक्शन। अब डिस्ट्रक्शन किसका करा उसने, यूटिलिटी का। अब उसने कंज्यूम पूरा कर लिया और वो अब सेटिस्फाइड हो गया, मतलब वो चीज खत्म हो गई, फुल्की खत्म हो चुकी है भाई, खत्म मतलब खत्म। अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा भी तो बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो फिर से पैसा वहां कहीं ना कहीं से लेके आना पड़ेगा। दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब चीजों को बनाना, जो कि आपके कैपिटल स्टॉक में क्या करेगा, जो भी चीजें हैं उसमें और चीजें ऐड कर देगा। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी में और क्या आता है, फोर्थ पिलर, तो फोर्थ पिलर आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है चीजों का लेन देन करना, मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 4 मेन पिलर्स पे डिपेंडेंट है। जो पहला पिलर है उसका नाम है P फॉर प्रोडक्शन, C फॉर कंजप्शन, E फॉर एक्सचेंज और I फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये मेन 4 पिलर्स हो गए हमारे, है ना। P फॉर क्या होता है, प्रोडक्शन, C फॉर कंजप्शन, E फॉर एक्सचेंज एंड I फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यहां तक के हम लोगों को याद हो चुका है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है उसके 4 पिलर होते हैं। अब हम लोग उस काम पे आ जाते हैं जिसको कि कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, वैल्यूएट नहीं किया जा सकता, जिसको कि कभी भी कोई क्या नहीं कर सकता, नाप नहीं सकता, उसको बोलते हैं मदर लव। अब ये मदर का जो लव होता है जिसको कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, तो जो ऐसी एक्टिविटी है जिसको मेजर ही नहीं कर सकते, ऐसी एक्टिविटी को क्या बोलेंगे हम लोग, तो ऐसी एक्टिविटी को कहेंगे हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि किसके लिए नहीं की जाती है, पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती है। ऐसा कोई भी काम जिसके बदले में आपको पैसा नहीं मिल रहा उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इससे मिलेगा क्या, तो मिलेगा एट द एंड हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ओके, तो ये हम लोगों ने बोला कि इससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है उसको नाम दिया गया है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ओके, अब जैसे मैंने ये कहा एग्जांपल में कि जो मदर है वो अपने किड्स को कुकिंग करके फूड खिला रही है, और यहाँ पे ये जो मदर है देखिए, ये जो लव है, ये जो अफेक्शन है, ये जो वेलफेयर के वर्क है, इसमें हमें हर जगह पे मिलने वाला है सेटिस्फैक्शन। तो ऐसी एक्टिविटी जहां मिलेगा हमेशा सेटिस्फैक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग अब देखने वाले हैं यहाँ पे कि जो हमारे काम हो रहे हैं, जो भी रिसोर्सेस है वो कहां कहां से हमारे पास आ रही है, किस किस तरीके के हमारे पास रिसोर्सेस आ रही है। जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलने वाली रिसोर्सेस है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, और मान लेते हैं उसमें ह्यूमन बीइंग ने कुछ ऐड कर दिया तो हम लोग उसको ह्यूमन रिसोर्सेस बोलते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे फैक्टर रिसोर्सेस, क्योंकि जितनी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, बट ये रिसोर्सेस आपके पास क्यों अवेलेबल है, ताकि आप कुछ उससे क्या कर सको, प्रोड्यूस कर पाओ। तो यहाँ पे जो भी चीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4। कौन कौन से, लैंड जो कि अपने आप में क्या है, नेचुरल रिसोर्स। नंबर 2 लेबर जो कि है अपने आप में ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स भी 2 तरीके के होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो यहां पे स्किल्ड और अनस्किल्ड का मतलब ये स्किल्ड पर्सन जो भी होगा उसको किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज होगा, मतलब कारपेंटर फॉर एग्जांपल, वेल्डर, वो उसको फील्ड में एकदम माहिर है, ठीक है। बट यहाँ अनस्किल्ड मतलब उसको काम तो आते हैं, बस किसी पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज नहीं, वो काम तो बहुत सारा कर सकता है। तीसरा यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। कैपिटल का मतलब पैसा लगाओ पैसा कमाओ, इसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कैपिटल, जो कि किसमें यूज हो रहा है, टूल्स को परचेज करने में, मशीनरी को परचेज करने में, फैक्ट्रीज को परचेज करने में। तो ये सब हम लोग पैसा लगा रहे हैं और हम लोगों को इसके बदले में मिलने वाला है बहुत सारा प्रॉफिट। ओके, अब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप जो 4th पिलर है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, इसमें सब चीजों का क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हम लोगों को अब चीजें बनाना तो है, बट चीजें बनाने के लिए हम लोग को ये पता है कि हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो हम लोगों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, हम लोगों को नहीं, सभी को।
या तो वो सारे सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, अगर वो रॉ मटेरियल ही ना दे तो मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा, मतलब रॉ मटेरियल किसको देंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, हम लोग इसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। आगे हम लोग आते हैं टर्शरी सेक्टर पे, ये क्या करता है, तो ये चीजों को बेचने खरीदने का काम करता है, सेल परचेज करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं तीनों सेक्टर्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट्स की, मतलब ये हो गया हमारे लिए प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल ये एग्रीकल्चर लैंड से जो भी प्रोड्यूस होगा वो सब कुछ आ जाएगा किसमें, हमारा प्राइमरी सेक्टर में। दूसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब हुआ ये हो गया क्या, अपना सेकेंडरी सेक्टर, और यहाँ पे ये चीजों को खरीदना बेचना कर रहे हैं तो ये कौन से सेक्टर में आ गया, तो टर्शरी सेक्टर में। तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन में हम लोग को तीन पार्ट्स की जरूरत होती है, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट। अरे ये आईपीओ का मतलब और कुछ भी तो होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, थोड़ा सा अकाउंट्स का टर्म हम लोगों ने यूज कर लिया, बट हमें ये समझ में आ गया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब FOP में आईपीओ चाहिए, FOP में क्या चाहिए, हमें आईपीओ चाहिए। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। किसमें रिक्वायर्ड है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी, अलग अलग टाइप में पढ़ी, ये लेके कौन आया, ये यहाँ पे बांटने का कौन काम करता है। तो एक पर्सन था जिनका नाम था प्रोफेसर रैगनार फ्रिस्क, जिनने 1933 में इस इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं, मीनिंग की बात करते हैं, तो एक्चुअली में माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब भी हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंडिविजुअल से डील करते हैं, वो इंडिविजुअल कंपनी हो सकती है, वो इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, वो इंडिविजुअल कंट्री हो सकती है। तो हम लोगों को क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें डील करेगी वो हमेशा इंडिविजुअल से करेगी। बट हमें लिखना क्या है इसमें, तो ये बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक्स इश्यूज। किससे डील करेगी, वो यहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज से, और वो किसके होंगे इकोनॉमिक इश्यूज, तो वो इंडिविजुअल के होंगे। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें हाईलाइट करना है, आई का मतलब होता है यहाँ पे इंडिविजुअल, और ये इंडिविजुअल से डील करने वाली जो इकोनॉमिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे याद करेंगे, जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन मतलब अगर मान लेते हैं मैं हूं और मुझे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैं अकेला जाऊंगा, अकेला खा के आ जाऊंगा, तो मेरी खुद की जो पसंद है वो कहलाएगी यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की पसंद, मतलब ये डील करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरी बात करते हैं यहाँ इंडिविजुअल फर्म की। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, तो आप अपना पूरा रिस्क शेयर मार्केट में अकेले लगा देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल फर्म। किसी चीज के प्रोडक्शन में लगा देंगे तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल फर्म का प्रोडक्शन, और इसमें बहुत सारे हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात के बाद हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को डील करना है कैपिटल ए से, और ये ए का मतलब है यहाँ पे एग्रीगेट्स। अब ये एग्रीगेट्स क्या होता है भाई, एग्रीगेट्स का मतलब होता है जब हम लोग एक से ज्यादा पर्सन की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एग्रीगेट्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो डील करता है एग्रीगेट्स के साथ। ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि डील करने वाली है बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी के साथ। मतलब अब इकोनॉमी में तो बहुत सारे लोग होंगे, तो ये बोलता है कि इकोनॉमी को क्या मान लेंगे यहाँ पे होल, मतलब कि सब कुछ मिला के यहाँ पे एक मान लिया जाएगा। दूसरा यहाँ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स को इजी लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एवरेज, जो कि कवर क्या करने वाला है, हमारी एंटायर इकोनॉमी को कवर करने वाला है। और ऐसे एग्जाम्पल में हम लोग इसको समझ सकते हैं नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम क्या होता है, तो हम लोगों ने ये समझा था कि कंट्री के लोग जो भी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, इसमें रेसिडेंट और फॉरेनर्स का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नेशनल इनकम। मतलब कि हमें ये समझ में आ चुका है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें होंगी वो बहुत सारे लोगों की बात होंगी। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं
कि इकोनॉमिक्स के बाद भैया एग्जाम में आने वाला है आपका डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स को याद करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स को बात करेंगे हम लोग, और इन दोनों को क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। बट किसके बेसिस पे इसको हम लोग अलग अलग करेंगे वो हम लोग यहां समझने वाले। तो ये बोलता है सबसे पहले बेसिस, दूसरा बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होने वाला है और मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहला जो बेस है वो है इसका मीनिंग। अब ये मीनिंग में हम लोगों ने बात करी थी कि हमें हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई को प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट डिफरेंस है वो यहाँ इंडिविजुअल हो जाएगा, और यहाँ पे जो बात करेंगे यहाँ पे एग्रीगेट्स की बात करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में अपन याद कर ले कि इंडिविजुअल में एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल की सप्लाई, इंडिविजुअल की प्राइस। एग्जाम्पल याद नहीं हुआ तो भाई डीएसपी की पोस्ट बहुत ही अच्छी होती है, मगर ये कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है। यहां पे हम लोग देखें तो यहां पे बोल रहा है भैया एडी, एएस, प्राइस लेवल, मतलब कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहां पे। तो एग्जाम्पल में क्या याद रखना हम लोगों को, एडी, एएस, प्राइस लेवल, ये सारे एग्जांपल्स होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो पहला पॉइंट जो बेसिस है वो है इंडिविजुअल के बेसिस पे, और ये जो दूसरा है वो है होल, मतलब सारे लोगों पे जो भी एडी, एएस और प्राइस लेवल रखने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। ओके, सेकेंड पॉइंट ये बोलता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का इजी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं यहाँ पे एम, मतलब कि इसका एम क्या होना चाहिए। इसका एम क्या है, तो इनने कहा कि ये बताता है हमें कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या होगी और इसमें क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगने वाले। और हम लोगों को पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और फोर्थ वन जो है वो है एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप, हम लोग यहां पे ले सकते हैं। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यहां पे, उसको निकालने का जो तरीका है, वो जो एम है, इसको यहां पे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल से। तो यहां डिफरेंस समझ में आ गया कि यहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात होगी और यहां पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें और डिफरेंस पढ़ते हैं। तो हमें डिफरेंस कितने पढ़ने हैं, तो लगभग हमें मान लेते हैं 5 डिफरेंस पढ़ने हैं, लगभग 4 या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। अब इसके अदर नेम क्या होते हैं, तो ये जो इंडिविजुअल इकोनॉमी है वो हमेशा डिपेंड करती है बेटा प्राइस पे। तो ये हमेशा शो करेगा प्राइस, और ये शो करेगा और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिनोनिम क्या है, तो सिनोनिम में हम लोग लिख सकते हैं इसको प्राइस थ्योरी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट बेसिस पे आते हैं पैरामीटर, मतलब इसको हम लोग मेजर कहां कहां तक के कर सकते हैं, किस किस जगह तक इसको मेजर किया जा सकता है। तो ये बोलता है कि इसका जो पैरामीटर होता है वो मेनली फोकस करता है सिर्फ प्राइस पे। बट हम लोग इसकी बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसका फोकस जो होता है वो होता है मेनली इनकम पे। तो यहां पे हम लोगों को एक पैरामीटर समझ में आ गया कि फोकस करेगा प्राइस पे और ये करेगा फोकस इनकम पे। अब हम लोग बेसिक अजम्पशंस की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें आप फाइंड आउट करने वाले हैं। बट फाइंड आउट तो ठीक है, बट ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है कहीं ना कहीं बेसिस किस पे है, किस पे बेस्ड है, तो ये बोलता है इट अज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स। इसमें सारे मैक्रो वेरिएबल्स आएंगे बट उनकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल नेशनल इनकम, तो इसमें जो नेशनल इनकम होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। बट ऐसे ही हम लोग बस मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की वेरिएबल्स जो भी होंगे या माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी टर्म्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, यहां पे कांस्टेंट होंगे। जैसे बोलता है इसमें इट अज्यूम दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजन ऑफ हाउसहोल्ड एंड फर्म्स बिकम्स कांस्टेंट। तो इसमें इनकी सारी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ 70 to 75% आज भी रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। अब कम होने का रीजन क्या है, हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर देखा जाए तो डिमांड बहुत ज्यादा है, बट यहां पे सप्लाई जो है बहुत ही कम है। तो
तो इस टर्म को क्या कहेंगे, जहां डिमांड हमारी ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, इसको कहेंगे हम लोग स्कैरसिटी। अब ये स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा यहां पे कि देखिए यहां पे ये रेन डेफिसिट एरिया है, मतलब यहां पे बहुत सालों से पानी ही नहीं गिरा है और हरियाली तो तब आती है जब रेन आ जाती है। मतलब कि ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहां पे लोग क्या कर रहे हैं, चीजों की डिमांड कर रहे हैं कि वाटर आ जाए, रेन आ जाए, बट ये यहां पे रेन नहीं आ रही है और यहां पे सप्लाई हो रही है। तो याद करने की चीज ये है कि स्कैरसिटी का मतलब होता है डिमांड जहां चीजों की हो बट वहां पे सप्लाई नहीं हो। तो इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे स्कैरसिटी कहते हैं। चलिए और क्या बोलता है कि अब प्रॉब्लम तो आ गई है कि स्कैरसिटी हो गई, अब क्या करें। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपके पास जितनी चीजें अवेलेबल है उसमें से उसका बेटर यूटिलाइजेशन करें। इसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। अब क्या ये इंडिया की प्रॉब्लम है? नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि सब जगह डिमांड तो हो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण, बट वहां पे सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो हमें लिखना क्या है स्कैरसिटी में, ये बोलता है द लिमिटेशन ऑफ द सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी एक कमोडिटी के लिए पर्टिकुलर डिमांड उसकी ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसको भी बोलते हैं हम लोग स्कैरसिटी। अब करना क्या है, तो जब रिसोर्सेज की स्कैरसिटी हुई है तो हम लोग क्या करें, उसको इकोनॉमाइजिंग करें रिसोर्सेज को, जिसमें हम लोग क्या करें, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब आपकी कैपेसिटी 100% की है बट आप एफर्ट लगा रहे हो सिर्फ 70%, तो डिफरेंस आया 30% का। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आप अपना इनपुट जो है यहां पे 100% दे, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट प्रॉब्लम ये है, एक बात बताओ मुझे कि ये प्रॉब्लम हमारे यहां होगी क्या? नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में होगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्कैरसिटी प्रॉब्लम इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। अब ये स्कैरसिटी तो हो गई, अब स्कैरसिटी से हमें बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि कंट्रीज काम कैसे कर रही है। तो ये काम करने का जो तरीका है किसी कंट्री का प्रैक्टिकली, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी इकोनॉमी पे वर्क करना। अब ये इकोनॉमी क्या है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। ये इकोनॉमी जो वर्ड है इसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग बोल देते हैं यहां पे अर्थव्यवस्था। अब हिंदी इंग्लिश के कॉम्बिनेशन से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे अर्थ का मतलब है वेल्थ। अब ये वेल्थ का मतलब, तो आप तो ये समझते हैं वेल्थ का मतलब पैसा, बट ओवरऑल जो भी हम लोग मनी के टर्म में बात करते हैं वो सब कुछ वेल्थ है। अब ये व्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो ये व्यवस्था का मतलब होता है मैनेजमेंट। हम लोगों को चीजों को क्या करना है, प्रॉपर्ली मैनेज करना है। तो ये मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे इकोनॉमी। अब अगर मान लेते किसी कंट्री का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएगी और पैसा कमा लिया तो सब कुछ अचीव कर पाएगी। तो यही बोलता है यहां पे कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि वो पैसा कमाएगा किसी ना किसी सिस्टम के थ्रू, इसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमी। बट उसको मैनेज करना जरूरी है। पता चल रहा है गैम्बलिंग में पूरा पैसा उड़ा दिया, अब पैसा कहां से कमाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है हमारी इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी क्या बोलता है, ये एक अपने आप में सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम इन विच बाय विच पीपल गेट्स अ लिविंग। इससे पॉसिबल क्या है कि उसकी लाइफ तो चल जाएगी। अब लिविंग क्यों करना है, ताकि वो क्या करे, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। किस प्रोसेस के थ्रू करेगा, तो प्रोसेस ऑफ यहां पे रहेगा प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। तो याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई इसको, तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए चीजें बनानी जरूरी है, यूज करनी जरूरी है, खत्म हो गई फिर उसमें पैसा लगा के उसको बनाएंगे और जब वो बन जाएगी तो मार्केट में दोबारा लेके आ जाएंगे। तो PCIE से हम लोग पूरे इकोनॉमी को याद कर लेते हैं। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमी है वो कितने टाइप की होती है भाई। तो इकोनॉमी जो है वो मेनली 3 टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम लोगों को यहां समझ में आया कि लोगों ने इकोनॉमी को इंप्लीमेंट तो कर दिया बट प्रॉब्लम आने लगी। अब ये कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम रिलेटेड किससे होगी यहां पे, तो ये ह्यूमन बीइंग से ही हमेशा रिलेटेड होगी। तो ये क्या बोलता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम हमेशा कैसी होगी, ये प्रॉब्लम होगी हमेशा यूनिवर्सल, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए, तो ये बोलता है इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
जाहिर सी बात है, अभी मुझे अगर कोई साइकिल दे देगा मेरी एज में तो मैं बोलूंगा नहीं मुझे तो पसंद नहीं, अब मुझे एक बाइक चाहिए या मुझे एक कार चाहिए, मतलब मेरी चॉइस कुछ और है, इकोनॉमी मुझे कुछ और देना चाह रही है। इसके कारण मतलब मेरी डिमांड जो है और वो जो सप्लाई करना चाह रहे हैं इसमें जो डिफरेंस है, यही कहीं ना कहीं क्या है हमारे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम लोग बात करेंगे, ये प्रॉब्लम काय की है, चॉइस की। मगर ये क्यों हुई? तो ये इसीलिए हुई क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके कारण। अब लिमिटेड रिसोर्सेज में ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो पैसा है ये बहुत ही कम हो या फैमिली के पास पैसा बहुत ही कम हो, इसके कारण भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे ही इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो हमारे यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण होती है। जब लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण प्रॉब्लम होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कोई अल्टरनेट निकालेंगे। अब ये अल्टरनेट क्या होता है भाई? तो ये अल्टरनेट का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं पेट्रोल का यूज हम लोग घूमने फिरने में करें, इससे अच्छा हम लोग कहीं अच्छी जगह पढ़ने में इसको इन्वेस्ट करें, किसी अच्छी लाइब्रेरी में जाने में इन्वेस्ट करें तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। बट घूमने फिरने से बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो इकोनॉमी क्या करती है, इकोनॉमी भी यही बोलती है कि ये जो रिसोर्सेस है इसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव इसका यूज करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपकी वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। तो कारण क्या क्या है, ये कॉजेस का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कॉजेस, कारण क्या क्या है। सबसे पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब मैं अगर आपको कभी प्रॉफिट में 50 रुपए देता हूं फॉर एग्जांपल, फिर आप उम्मीद करोगे 51 की, धीरे धीरे उम्मीद करोगे 100 रुपीज की, धीरे धीरे उम्मीद करोगे 1000 की। मतलब कि जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। इट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड बाय एनी ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का दूसरा कारण क्या है। तो ये बोलता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है और ये नेचुरल रिसोर्सेज है। तीसरा बात करने वाले हैं हम लोग कि जो भी रिसोर्सेज है उसका हम लोग क्या करें, यहां पे अल्टरनेटिव यूज करें, ताकि जितनी भी सामान है हमारे पास उसका यूटिलाइजेशन तो हो ही पाए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोगों को एज सून एज पॉसिबल क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है। ये सेंट्रल प्रॉब्लम मतलब सारे वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। तो कितनी होती है, क्या होती है, तो 3 मेन प्रॉब्लम है हमारे यहां। सबसे पहली व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब, और व्हाट टू प्रोड्यूस तो ठीक है यहाँ पे, ठीक है, एंड इट व्हाट क्वांटिटी। अब हम लोग बनाएं क्या और कितना बनाएं। तो हम लोग जो भी चीजें बनाएंगे वो जनरली या तो वो गुड्स होंगी या तो सर्विसेज होंगी। दूसरा बोलता है हाउ टू प्रोड्यूस, बनाना कैसे है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा ये बोलता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। तो अब हम लोग समझेंगे यहां पे सबसे पहले कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है। तो ये बोलता है कि हम लोग जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इसमें हम लोग क्या कर नहीं पा रहे हैं, तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पा रहे, जिससे क्या हो पा रहा है कि जो भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए लोगों को वो नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए हमें प्रॉब्लम जो फेस करनी है वो 3 है। सबसे पहली जो है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अब कितनी क्वांटिटी में हम लोग इसको बनाएं, क्या हम लोग इसको 100 क्विंटल बना दे या 100 टन्स बना दे या 100 केजी बना दे। दूसरा ये बोलता है व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब बनाना क्या है। तो बनाने में तो हम लोग को एक ही चीज समझ में आती है कि हम लोग क्या बनाएं, गुड्स बनाएं। अब ये गुड्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो हम लोग गुड्स में बात करेंगे यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स की। अब ये कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। बट अब ये अपने आप में एक तरीके के फाइनल गुड्स है जिसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले। बट अगर मान लेते हैं कंज्यूमर गुड्स हम लोगों ने 100% बना दिए इकोनॉमी में, तो अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन गुड्स नहीं है, मतलब कि दूसरी चीज को जो बनाने में मदद करे वो गुड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो गुड्स है दूसरी चीज को बनाने में मदद करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। जैसे स्विंग मशीन, जैसे ये मान लेते हैं ये एक मशीनरी है, ये किसी चीज को बनाने में मदद करेगी मगर इसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। बट अगर ये 100% बन गया तो ये क्या हो जाएगा, 000%। मतलब हम लोगों को इसको रेशियो में बांटना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं इसको 75% फोकस करती है कोई इकोनॉमी, तो इसको हम लोगों को 25% पे देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम है ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बन चुकी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं हाउ टू प्रोड्यूस एंड आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग
फॉर हुम टू प्रोड्यूस पे। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं हम लोग हाउ टू प्रोड्यूस। अब जो कंट्रीज के पास अच्छा खासा पैसा है उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग बात करें कि जो चाइना है उसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो क्या करेगी, यहां पे लेबर्स को यूज नहीं करेगी, वो क्या लगाएगी, सिर्फ अपना पैसा लगा देगी। फॉर एग्जांपल पैसा लगा दिया उसने अपना, और ये पैसा लगा के उसने क्या करा, चीजों को बना दिया मशीन्स की हेल्प से। बट हमारे यहां अगर इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण यहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि लेबर ज्यादा है बट टेक्नोलॉजी कम है, मशीनरी कम है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पे लेबर्स का यूज करना पड़ेगा। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वो LIT हो सकता है या तो वो CIT हो सकता है। LIT स्टैंड फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड CIT स्टैंड फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मतलब जिन इकोनॉमी के पास अच्छा खासा पैसा है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगी, और जिनके पास पैसा कम है वो क्या करेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगी। अब हम लोगों को टारगेट करना है कि ये जो बना रहे हैं हम लोग वो किसके लिए बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्वेश्चन मार्क, किसके लिए बनाना है। तो अब यहां पे ये समझ में आया कि हमारे पास दो तरीके के लोग हैं जिसमें हम लोगों को चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक तो हम लोग पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लोगों के बीच में, तो लोग दो टाइप के होते हैं, एक तो रिच होते हैं और दूसरे पुअर होते हैं। तो रिच क्लास के लिए हम लोगों ने मान लेते हैं ये वाली कार बना दी, लगी रही है रिच कार। दूसरा अगर मान लेते हैं पुअर है, उसको भी क्या लेनी है, एक व्हीकल लेना है, ऑटोमोबाइल में उसको पैसा लगाना है, तो वो क्या करेगा, इस कार्ड को अफोर्ड कर सकता है तो वो ये परचेज कर लेगा। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने समझा कि जो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर करना है। अब वो सारी चीजें जो हमारी कंट्री को चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिनने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इकोनॉमी को बनाने में, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन कर दिया, इनको पैसा भी तो देना पड़ेगा। तो जिनने भी अपनी जमीनें दी है, मतलब कि जिनने भी अपनी लैंड दी है, उनको हम लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट। जिनने भी अपना पूरा का पूरा फिजिकल मेंटल पूरा का पूरा क्या लगा दिया, अपनी ताकत लगा दी किसी चीज को बनाने के लिए, उनको हम लोगों को देना पड़ेगा यहाँ पे वेजेस। देखिए ये दिन भर काम करने के बाद कुछ पैसा कमा के जा पा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग बात करें यहाँ पे तीसरा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मेन रोल है वो है कैपिटल। अगर किसी ने आपको कैपिटल दिया है तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं वो कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसने अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, ये देखिए कितना खुश है ये काम करने के बाद, पैसा ही पैसा, मतलब उसने अपना रिस्क लगाया, पूरा पैसा लगा दिया और उसके बाद में क्या कमा के जाएगा, यहां से प्रॉफिट। तो यहां पे हम लोगों ने बात करी कि जो हमारी थर्ड प्रॉब्लम है वो फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जिसमें आपके पास अल्टरनेटिव्स हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गया शॉप पे, और शॉप में मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए रखे हैं, गया मैंने देखा अरे यार ये नया सेलफोन आया, i14 आया मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो iPhone 14 आया तो मैं गया लेने, उनने बोला इसकी कॉस्ट सर 1,50,000 है। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है ले सकते हैं अपन। बट घर से फोन आ गया, अरे यार यहाँ पे हमें AC की जरूरत है, फ्रिज की जरूरत है, वॉशिंग मशीन की जरूरत है। मैंने बोला यार अब क्या करना पड़ेगा, तो अब मुझे कुछ ना कुछ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो ये पैसा उठा के मैंने किस में लगा दिया, फ्रिज खरीदने में लगा दिया। तो ऐसी कॉस्ट, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप पैसा किसी एक ही चीज में लगा पाए, दूसरों को सेक्रीफाइस करना पड़ा है, दूसरी जो आपकी जो भी नीड थी उसको क्या करा, यहां पे आपने सेक्रीफाइस करा, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इजी लैंग्वेज में बोले तो नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन, मतलब जो आपको मिलने वाला था उसको आपने छोड़ दिया और जिसकी जरूरत थी आपने उसको क्या कर लिया, परचेज कर लिया। तो यहां पे मैंने प्रेफरेंस फॉर एग्जांपल किसको दिया था, सेलफोन को। बट घर वालों का फोन आया और उन लोगों ने कहा भैया ये जरूरी नहीं है, सबसे पहले जरूरी क्या है आप फ्रिज लेके आए, नहीं तो घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला ठीक है भाई समझ लेते हैं अपन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, द लिमिटेड एंड रिलेटिवली स्कार्स रिसोर्सेस। जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है और स्कार्स है। तो क्या करें, इफ यू चूज हैव मोर ऑफ वन थिंग, अगर मान लेते किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो आपको दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम फोकस करना पड़ेगा। वन कांट हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, मतलब एक के पास एक चीज बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, उसको दूसरी चीज भी वहां पे खरीदनी पड़ेगी। इजी लैंग्वेज में बोले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट
नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगर मान लेते इसको प्रेफरेंस देंगे तो आपका पूरा का पूरा पैसा किसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, तो आप ये नहीं खरीद सकते। अगर पूरा इन्वेस्टमेंट आपने इसको परचेज करने में लगा दिया तो आप ये नहीं खरीद सकते। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन होता है। अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि पीपीएफ क्या होता है, पीपीसी क्या होता है और टीसी क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक प्रॉब्लम आई थी जिसको हम लोगों ने कहा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब प्रॉब्लम तो आ गई सामने और जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है। अब हमें लगाना पड़ेगा दिमाग। तो हम लोग आएंगे अब अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन पे कि उतनी ही चीजों में से कोशिश करें कि एक नई चीज बना पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं किसी पर्सन के पास 100 रुपए है, अगर वो 100 रुपए किसी चीज में इन्वेस्ट कर देता है तो वो यहां पे दूसरी चीज में कितने रुपए लगा पाएगा, 0। बट अगर उसको थोड़ा सा भी दिमाग को चलाना हो तो वो क्या करेगा, पूरा रिस्क नहीं लेगा ₹100 में, वो क्या करेगा, इस ₹100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल, उसमें से वो कुछ पैसा जो है वो ब्रेड परचेज करने में लगा देगा और कुछ पैसा जो है फॉर एग्जांपल जैम प्रोड्यूस करने में लगा देगा या खरीदने में लगा देगा। तो यहां पे उसने ब्रेड में लगा दिया ₹75 और यहां पे लगा दिया उसने ₹25। मान लेते हैं कि जैम बनाने वाली इंडस्ट्री अगर डूब भी जाती है तब भी उसके पास यहां ₹75 का जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लाके देगा। तो इस तरीके से जब हम लोग एक से ज्यादा चीजें उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेस में बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। जो चीज बनानी है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, और इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू बताने वाले जिसको हम लोग बोल रहे हैं कर्व। तो इसके सिनोनिम भी होते हैं, वो भी हम लोग को यहां पे याद करने पड़ेंगे। इसको समझते हैं, पीपीसी या पीपीएफ या टीसी क्या होता है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व, मतलब ये होगा अपने आप में एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन विच शोज द वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन। क्या शो करने वाला, अल्टरनेटिव, मतलब इसी में से पार्ट ए और पार्ट बी भी बनने वाला है और रिसोर्सेज क्या है यहां पे दोनों के लिए ही लिमिटेड है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 गुड्स, कितने गुड्स बनाना है, कम से कम 2 गुड्स, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज, और कितने में से बनाना है, जो रिसोर्सेज है उसी में से इसको क्या करना है, आपको बनाना है। और क्या करें हम लोग इसमें, तो वो बोल रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेस है और जो टेक्निक्स है इसी को लगाना है प्रोडक्शन में, कोई नई रिसोर्सेस या नई टेक्नोलॉजी यहां पे नहीं लानी है। इसको इसलिए हम लोग ये कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या पीपीएफ या कहते हैं हम लोग पीपीसी। क्यों, क्योंकि इसमें मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसमें से अगर ये पूरा पैसा है तो इसमें से 2 पार्ट बन रहे हैं, सी और डी। ठीक है, सी को मैंने बोल दिया 70% और इसको हम लोगों ने बोल दिया 30%। ओवरऑल कितना हो गया यहाँ पे, 100%। चलिए, तो अब ये बोलता है कि ये जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्यूशन देगी, जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सेंट्रल प्रॉब्लम, उसका ये क्या देने वाली है, हमें सॉल्यूशन देने वाली। बट इस सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इस सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको हम लोग अज्यूम करके चले। तो पीपीसी के 4 एजम्पशंस है। क्या बोलता है इसमें, सबसे पहले बोलता है जो अभी आपके पास रिसोर्सेज है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर रिसोर्सेज फिक्स्ड नहीं है तो आप क्या करोगे, अभी चीजों को बनाना शुरू करा, पता चल रहा है उसमें ज्यादा लग गई या तो कम हो गई। तो रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए पीपीसी के लिए, हमेशा फिक्स्ड इन नेचर होनी चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो हमेशा होनी क्या चाहिए, अनचेंज होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर बार बार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा तो आपके पास जो लेबर्स है या आपके पास जो भी एम्प्लॉय है वो कैसे अपडेट कर पाएंगे बहुत जल्दी, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा ये बोलता है कि आपके पास जितनी भी रिसोर्सेस है उसको 100% लगा देना है। अगर 100% नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो आपका आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो 3 चीजें हमें यहां पे समझ में आई कि जो भी आपके रिसोर्सेस है वो होनी चाहिए यहां पे फिक्स, टेक्नोलॉजी जो है वो यहां होनी चाहिए अनचेंज, और जो भी आपके पास स्किल्स है वो 100% क्या करनी है, यहां पे हमें एम्प्लॉय करनी है। इसके बाद बोलता है कि हमें ये तो पता है कि जितनी भी रिसोर्सेस है वो हमेशा 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, तो उसका फुलर यूटिलाइजेशन करने की हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं। बोलता है द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, जितनी भी रिसोर्सेज आपको मिली है वो इक्वली एफिशिएंट हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ड्रॉबैक्स होंगे उसको ओवरकम भी आप ही को करना है, कोई दूसरा नहीं करने वाला यहां पे। तो हमारे को यहां पे 4 एजम्पशंस है
है जो याद करने हैं पीपीसी या पीपीएफ या तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब दो चीजें बनाओगे, आप अल्टरनेटिव चीजें बनाओगे तो बनाओगे कैसे, ये तो बताओ। तो इनने कहा चलिए हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले पैसा इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल उनने टोटल पैसा इकट्ठा कर लिया, मान लेते हैं 15 करोड़ रुपए। बट इनने बोला पीपीसी बनाना है, तो पीपीसी में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 गुड्स बनाने पड़ेंगे। तो इनने बनाया, पहले तो मशीन में लगा दिया पूरा पैसा, दूसरा ये पैसा लगाया इनने वीट में। बट पहली पॉसिबिलिटी जो थी उसमें सिर्फ इनने पूरा पैसा इसमें लगा दिया, तो अब ये नहीं बन पाएगा। बट हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी पे। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी में बोलता है कि ये जो मशीन बनाने में पैसा लगा रहे, इसमें से कुछ पैसा निकाला और इनने किस तरह भेज दिया, वीट बनाने में। तो एक वीट बना, धीरे धीरे करके इनने और पैसा निकाला। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री से भी इनका फायदा हो रहा होगा। तो यहां से कुछ पैसा निकाला और ये फिर यहां लगा दिया। इस तरीके से यहां से पैसा निकाला फिर यहां लगा दिया। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली हमारी चल रही है। ये देखिए, तो एक टाइम ऐसा आया कि मशीन से आने वाला प्रॉफिट कम हो गया, या मशीन से जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको कम कर दिया, और हम लोगों ने 100% ये जो है कहां लगा दिया, वीट को बनाने में। तो उतने ही पैसे में से, मैंने इनिशियली कहा था आपके पास 15 करोड़ रुपए है और उसमें से आपको 2 चीजें बनानी है, तो अब मशीन्स भी बन पा रही है और वीट भी बन पा रही है। अब हम लोगों ने कहा था कि जो पीपीसी है मतलब कर्व है, अब कर्व भी तो बना के बताओ। तो यहां पे देखिएगा, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस जिसपे हम लोग वीट के प्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं मशीन्स के प्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां पे जो गुड्स प्रोड्यूस करे वो 15 करोड़ के करे फॉर एग्जांपल। बट इस जगह पे यहां पे अगर वीट की बात करें तो ये कितना है, 0। अब धीरे धीरे इसने क्या करना शुरू कर दिया, अपने में से डिडक्शन करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये डिडक्शन करता है तो ये देखिए यहां पे ये बढ़ जाता है, फिर डिडक्शन करता है, ये बढ़ जाता है, डिडक्शन फिर इंक्रीजिंग, ये डिडक्शन फिर इंक्रीजिंग, ये डिडक्शन फिर इंक्रीजिंग। अब देखिए यहां पे कि हर एक पॉसिबिलिटी में 2 गुड्स यहां पे बन रहे हैं, और यहां पे जो पॉसिबिलिटी है उसमें ये बोलता है कि जितना मेरे पास पैसा है उसमें 2 चीजें तो बन रही है। अगर ये 2 चीजें प्रॉपरली बन पाती है तो इसको हम लोग कहते हैं यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो भी पॉइंट बन रहे हैं यहां पे इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो था उसका हम लोगों ने 100% क्या करा है, यहां यूटिलाइजेशन करा है। बट अगर मान लेते हैं 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो इसको क्या मानेंगे हम, अपना ड्रॉबैक। तो ये हो जाएगा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पीपीएफ जो कर्व था उसके लिए हम लोगों ने ये स्केड्यूल विद द हेल्प ऑफ कर्व पूरा का पूरा डिस्कशन किया कि ये काम कैसे करने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है पीपीसी या पीपीएफ या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व की। तो इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है। पहले ये बोलता है कि हमेशा ये लेफ्ट से राइट आएगा, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो देखिए ये हर बार ये नीचे आते चले जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये हमेशा लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोप होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो ये हमेशा कॉनकेव इन शेप रहेगा। अगर मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। तो 2 प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई। पहला कि ये हमेशा लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा, और इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, हमेशा कॉनकेव होगा। देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ध्यान क्या देना है हमें, लेफ्ट टू राइट पे। इट इज सो बिकॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड। अगर आपने अभी मान लेते हैं वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करी, जाहिर सी बात है मशीन के प्रोडक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा भैया, कम करना पड़ेगा। तो ये कम करना और एक को बढ़ाना, यही शेप चेंज करता है लेफ्ट टू राइट में। हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब देखिए ये हो गया कांस्टेंट। अगर इनवर्स की बात करें तो x को अगर हम लोग को बढ़ाना है तो ये बढ़ाया x को, तो y अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स रिलेशन। देखिए यहां पे मैंने बोला कि अगर वीट बढ़ता है तो मशीन
कम होगी, तो रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स, या तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको नेगेटिव रिलेशन हो गया। दूसरा बोलता है कि जो पीपीसी है वो हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। दूसरे हम लोग बात करें प्रॉपर्टी की, तो पीपीसी जो है वो हमेशा क्या होता है, कॉनकेव। द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। अब ये ओरिजिन कहां पे, तो ये देखिए ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और ये ओरिजिन से कैसे जा रहा है, ये देखिए दूर भग रहा है। तो ओरिजिन से दूर भगने वाला जो शेप है वो क्या कहलाएगा, यहां पे ध्यान क्या देना है मुझे, कॉनकेव पे। टू द ओरिजिन इट इज सो बिकॉज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज। धीरे धीरे करके मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या होते चले जा रही है, बढ़ते चले जा रही। तो दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी देखी पीपीसी कर्व की। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, मार्जिनल का मतलब यह होता है कि जब हम लोग किसी एक और एडिशनल की चीज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार क्या हुआ, एक पर्सन गर्मी के समय में पहुंच गया लस्सी पीने, अब उसकी बहस हो गई। अब उसने बहस हो गई तो बोला कि यार आज तो कुछ भी हो जाए, मैं आपके यहां से 4 गिलास लस्सी पी के जाऊंगा। अब वो दुकानदार हैरान, पता नहीं ये कैसे पी के जाएगा। तो उसने क्या करा, 3 गिलास लस्सी मंगाई ABC, और इसमें से थोड़ा 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 पार्ट निकाला और ये D भी बना लिया। तो इतने में से ही, मतलब इतने ही पैसे देके 10 रुपीज पर लस्सी के हिसाब से हो गए 30 रुपीज, बट उसने ये एक और प्रोडक्ट बना लिया। तो ग्लास की क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 ग्लास। तो इसको हम लोग समझे तो ये जो एडिशनल है, ये डी है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल। मतलब उसमें से ही एक एक्स्ट्रा बना लेना या उतने ही रिसोर्सेस में से एक और प्रोडक्ट बना लेना कहलाता है मार्जिनल। अब यहां बोलता है अपॉर्चुनिटी, मौका। तो मौका अगर मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज को बना सकते हैं, और उसमें लगने वाला जो पैसा है उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट। तो ये क्या कहता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक ऐसा रेट है at which the quantity of output on one commodity is sacrificed। एक में से थोड़ा बहुत पैसा निकाल लिया, सेक्रीफाइस कर लिया, और उसी से क्या करा हम लोगों ने, एक और प्रोडक्ट बना लिया। इस सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस 1 more unit of the other commodity। एक से निकाला दूसरे को बनाया, इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम लोग बात करते हैं MRT के, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कितना निकालना है ये भी तो डिसाइड करो। अब कैसे पता चलेगा कि कितना इसमें से निकालना। फॉर एग्जांपल ये बकेट रखा हुआ है जो कि फुल भरा हुआ है वाटर से, अब ये बकेट खाली है, तो इसमें से कितना हमें निकालना है। फॉर एग्जाम्पल ये अपने आप में 100% है, तो इसमें से मान लेते हैं हम लोगों ने 75% रहने दिया और यहां पे इसको बना दिया 25%। तो ये जो 75 और 25% बनाया हम लोगों ने, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये A और B का रेशियो है। कितना हो गया लगभग, तो 25 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 3 जा 25 1 जा, तो रेशियो क्या हो गया 3:1। इसी तरीके से जब हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक गुड किस रेशियो में दूसरे गुड्स के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें लिखना क्या है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, बोलता है इट इज द रेशियो। इसमें फोकस करा हम लोगों ने रेट पे, और इस पे हम लोगों ने फोकस किया किस पे, रेशियो पे। रेशियो तो हमें पता है x बाय y जो होता है वो रेशियो होता है। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स है, मान लेते हैं x के पास, वो y को कितना देना चाहता है, y के पास है x को कितना देना चाहता है, ऑफ अ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक से निकाला दूसरे में लगाया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है MRT इज इक्वल्स टू, अब यहां पे बोलता है यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस, मतलब इसके पास जितना भी होगा पहले उससे ये चेंज कर दिया, और ये बोलता है मोर यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स प्रोड्यूस, अदर गुड्स बनाना है और ये सेक्रीफाइस करेगा। अब यहां पे ये जो सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा मींस होता है चेंज। तो इसमें जो चेंज होगा और इसमें जो चेंज होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसको हम लोग कहेंगे MRT। तो फोकस जिस पे हमें करना है वो क्या है कि हम लोगों को MOC आएगा तो हम लोगों को फोकस करना है रेट पे, और अगर मान लेते MRT आएगा तो हम लोगों को फोकस करना है रेशियो पे। तो याद हो गया हमें MOC और MRT क्या होता है। तो एग्जाम में जाएंगे तो सर ने बताया था क्या,
रेट रेशियो, रेट रेशियो, रेट रेशियो, तो एमओसी रेट और एमआरटी क्या होगा भैया, रेशियो होगा यहां पे। और फॉर्मूला भी याद हो गया है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज, वाई में होगा उसके कारण एक्स में भी होगा। क्यों? क्योंकि वाई क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और एक्स क्या कर रहा है यहां पे, गेन कर रहा है। तो चलो भैया हमें दो टॉपिक तो कम से कम एग्जाम के लिए याद हो गए। अब ये बोलता है कि जो आपके पास पैसा है, क्या उससे आप सारी चीजों को खरीद पाओगे, क्या अचीव कर पाओगे? तो ऐसे चीजों को जब हम खरीद पाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर नहीं खरीद पाते हैं तो उसको बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान देने वाली चीज है कि अटेनेबल क्या होता है। तो अटेनेबल का बोलता है कि एक इकोनॉमी जहां पे हम लोग चीजों को फुल्लर यूटिलाइज कर पाए उसको बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब क्या यूटिलाइज करना है? तो बोलता है जो भी रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता होगा भाई, सोचो। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास किसी चीज की रॉ मटेरियल तो उसको 100% फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट में यूज करना है। मतलब क्या करना है, मिनिमम करना है किसको, वेस्ट को, और मैक्सिमम क्या करना है, उससे यूटिलाइज करना है, और क्या बनाना है उससे कोई भी गुड। तो ये जो 100% यूज करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और बोलता है कि इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर इनएफिशिएंट हो गया तो अगर हम लोग प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाए तो हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कोशिश करें कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा कैसे हो, अटेनेबल हो। अब हम लोग आते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन पे। अनअटेनेबल मतलब जितना पैसा आपके पास है उतना ही तो खर्चा कर पाओगे। 100 रुपए जेब में है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हम लोग 250 रुपए की सीसीडी में कॉफी पी लेंगे, ऐसे कैसे पी लोगे? तो वो 150 जो डेफिसिट है वो लाओगे कहां से? तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग यहां पे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलता है इसमें, द गिवन अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस इट इज इम्पॉसिबल। भाई मैंने अभी कहा सीसीडी में पहुंच गए, 100 रुपए जेब में है और 250 रुपए का खर्चा करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है, कहीं से उधार लेना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि ये केस जो है वो इम्पॉसिबल है। किसके लिए? इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उसके पास पैसा जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। और क्या बोलता है ये कि to produce any combination more than the given possible such that an economy can never operate at any point on the PPF। मतलब इसका एक भी पॉइंट जो है वो PPF पे नहीं बनेगा। चलिए, तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो PPF होता है और MRT जो होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशन कैसे बताओगे? तो रिलेशन बताने के लिए आपके पास हम लोगों ने कुछ शेप्स दिए हुए हैं। जैसे हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि पीपीसी का जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है। जाहिर सी बात है कुछ और भी तो शेप होते होंगे। तो ध्यान से यहां पे देखिए, अगर मान लेते हैं मैंने ये इमेजिनरी कुछ एंगल्स बनाए जिसमें कि एक एक्स और ये वाई एक्सिस हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया ओरिजिन। अगर मान लेते हैं ये कर्व कुछ इस तरीके से बनता है तो ये क्या हो गया, ओरिजिन से दूर हो गया। तो मैंने कहा ओरिजिन से दूर जो है उसको नाम देना है क्या, कॉनकेव। अब मान लेते हैं ये सीधा चला गया तो अब ये शेप क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। और अगर मान लेते हैं ये ओरिजिन के पास में आ गया तो इसको नाम देना है हमें कॉन्वेक्स। मतलब यहां पे 3 शेप हो गए, कॉनकेव, स्ट्रेट और, मगर ये तीनों शेप किसके कारण हो रहा है? कारण तो होगा कुछ ना कुछ। ये तीनों चीजों का जो रीजन है वो एक ही है, वो है एमआरटी। तो एमआरटी के कारण ये शेप जो है वो चेंज होते हैं। तो ये बोलता है कि इसका जो शेप है वो कॉनकेव होता है। क्यों होता है? बोलता है द स्लोप ऑफ पीपीएफ इज मेजर ऑफ द एमआरटी। कहीं ना कहीं पीपीएफ को मेजर करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, एमआरटी। अब बोलते हैं द स्लोप ऑफ अ कॉनकेव कर्व इंक्रीजेस एज वी मूव डाउनवर्ड्स अलोंग द कर्व। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, चीजों को बनाएंगे, मतलब द स्लोप ऑफ कॉनकेव कर्व इंक्रीजेस, बढ़ते जाएगा। कब? वी मूव डाउनवर्ड अलोंग द कर्व, वैसे वैसे हम लोग नीचे चले जाएंगे। देखिए ये शेप, तो ये शेप काय का है, कॉनकेव का शेप है। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे कि जो पीपीएफ कर्व है वो क्या कभी स्ट्रेट हो सकता है? हो सकता है। एमआरटी पे क्या चेंजेस होंगे जिसके कारण ये जो शेप है वो स्ट्रेट होगा? तो ये बोलता है कि इसमें जितनी भी वैल्यूज आने वाली है एमआरटी की वो सारी की सारी क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट शेप हो जाएगा। अब ये बोलता है कि इसका शेप कॉन्वेक्स हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब? जब एमआरटी की वैल्यू क्या हो जाए,
कम हो जाए और MRT की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो शेप क्या हो जाएगा? कॉनकेव। और अगर चेंज ना हो तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो 3 शेप हमें समझ में आ गया किसके? PPF के रिलेशन के साथ, किसके? MRT के, है ना। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे कि प्रूफ कैसे करें, तो जो चेंज है उसको प्रूफ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी की, वो क्या कर दी हम लोगों ने? यहाँ पे फिक्स कर दी। बोलता है द शेप ऑफ PPF या PPC या TC डिपेंड ऑन द MRT। ये तो हमें याद हो गया है। अब बोलता है इफ MRT इज राइजिंग देन PPC विल कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो राइजिंग और यहाँ पे कॉन्केव टू द ओरिजिन, मतलब बढ़ने के कारण जो ओरिजिन से है ये दूर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे शर्ट, शूज, ये देखिए दूर हो गए सारे के सारे। ठीक है, इसको और कैसे देख सकते हैं हम लोग, और कैसे समझ सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यहां से हम लोगों ने इसको डाउनवर्ड फॉल करवाना शुरू किया। जैसे जैसे ये डाउनवर्ड होगा वैसे वैसे ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया, नेक्स्ट ये बनाया, नेक्स्ट ये बनाया, नेक्स्ट ये बनाया और लास्ट वन ये बनाया, और मैं जब इनको ज्वाइन कर रहा हूं तो ये कैसा शेप हो रहा है? ओरिजिन से दूर हो रहा है। तो इसको हम लोगों ने इसीलिए कहा कॉनकेव शेप। क्या कहा? कॉनकेव शेप। अब इसको हम लोग कंबाइन करके देखते हैं, एक स्केड्यूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि किसी पर्सन ने कंज्यूमर गुड्स बनाए, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं, किसी ने कैपिटल गुड्स बनाए। अब उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो कितना है? 25 है, और इसके पास कंज्यूमर गुड्स में लगाने के लिए कितना है? 0। तो अब क्या कर पाएगा? यहां ना वो MRT बना पाएगा ना वो MOC। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ अभी तक के। बट जैसे ही वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आता है, जैसे ही वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे आता है, तो इसमें हम लोगों को ये याद रखना है कि जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है उसमें जो B पॉइंट है उसमें इसने 1 रुपए दे दिया कंज्यूमर गुड्स को और 23 रुपीज दे दिया किसको? गुड Y को। यहां पे देखिए ध्यान से, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां चेंज इन PPF की, जिसमें हम लोगों ने समझा कि जो शेप है हमारा वो कॉनकेव है। अब कॉनकेव शेप तो हमें समझ में आ गया है कि सर ओरिजिन से जो चीजें दूर जाएगी उसको हम लोग कॉनकेव शेप मान लेंगे। बट यहां पे देखिए जो कैपिटल गुड Y है ये सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो आपको दिखेगा कंज्यूमर गुड्स में। देखिए 25 माइनस 23, यहां पे डिफरेंस कितने का आ गया? 2 का। यहां पे कितना चेंज आ गया? 1 का। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, मतलब MRT की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे? 2। ऐसे ही अप टू सो ऑन ये यहां पे फिर से सेक्रीफाइस करता है, तो यहां पे ये क्या कर लेगा? दोबारा गेन कर लेगा। तो ये जो रेशियो बन रहा है देखिए 2 3, मतलब ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो MRT की वैल्यू अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है तो ये शेप हो जाएगा हमेशा कॉनकेव। तो ये कॉनकेव शेप तो हम लोगों को समझ में आ गया है कि किस कारण से होता है, डायग्राम कैसे बनाना है हम लोगों को। अब हम लोग आगे बात करेंगे यहां पे कि अगर MRT की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो शेप कौन सा होगा? स्ट्रेट होगा। देखिए ये स्ट्रेट शेप है। अब ये स्ट्रेट शेप तो है, ठीक है यहां पे, बट यहां पे ये ध्यान दीजिए कि ये स्ट्रेट शेप होने के बाद भी कहीं ना कहीं ये डाउनवर्ड होते चला जा रहा है। स्ट्रेट तो है शेप मगर क्या हो रहा है? डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। देखिए अब यहां पे पहला कॉम्बिनेशन जो है जिसमें हम लोगों ने 25 रुपीज कैपिटल गुड्स के जो थे वो पूरे उसमें लगा दिए। इस समय पे कंज्यूमर गुड्स में लगाया पैसा 0। यहां पे इनने सेक्रीफाइस करा कितने का? 5 रुपीज का या 5 करोड़ का। अब यहां पे इससे फायदा ये हुआ कि एक गुड किसका बन पाया? कंज्यूमर गुड्स का। अप टू सो ऑन ये देखिए कंटिन्यूअसली सेक्रीफाइस करते चला जा रहा है, जिसके कारण ये देखिए हर बार क्या करते चला जा रहा है? गेन करता चला जा रहा है। तो ये सेक्रीफाइस और गेन की कहानी है। बट यहां पे जो MRT की वैल्यू है सारी की सारी क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण ये जो लाइन बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये हमें ये शेप समझ में आ गया कि अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ये जो शेप है वो क्या बनेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनेगा। अब हमारा एक और शेप बच गया जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। अब कॉन्वेक्स में क्या होने वाला है? स्पेलिंग भी छोटी है तो किसके पास ले जाओ? ओरिजिन के पास ले जाओ। तो यहां पे भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है कि MRT की वैल्यू हर एक पॉइंट पे डिक्रीज होने वाली है। तो हम लोग को यहां समझ में आ गया कि जहां डिक्रीज होगी वहां पे शेप कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स शेप हो जाएगा। देखिए ध्यान से कॉम्बिनेशन A 25
जीरो, कुछ भी नहीं बना। बट यहां पे इसने क्या करा, सेक्रीफाइस करा, तो ये बन गया, फिर सेक्रीफाइस करा तो ये बन गया, फिर सेक्रीफाइस करा तो ये बन गया। बट यहां पे वैल्यू देखिए 7 6 5 4 3, मतलब कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो डिक्रीज होने के कारण एमआरटी के शेप क्या हो जाता है, यहां पे कॉन्वेक्स शेप हो जाता है। तो हमें इतनी बातें याद रखनी है कि तीनों शेप किस कारण से होते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया है कि जो शेप है वो तीन है। कौन कौन से है भाई, तो पहला है कॉनकेव, दूसरा है स्ट्रेट, और तीसरा हो गया कॉन्वेक्स। अब ये तीनों किसके कारण होता है, तो इनने कहा सर कि एमआरटी जो है अगर वो बढ़ रहा है तो शेप कॉनकेव, एमआरटी अगर कांस्टेंट है तो शेप कौन सा हो गया, स्ट्रेट, एमआरटी अगर डिक्रीजिंग है तो शेप हो गया हमारा कॉन्वेक्स। तो ये तीनों शेप को हमें अच्छे से याद करना है भाई, एग्जाम में आते हैं। अब ये बोलता है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, क्या इसमें कुछ चेंज हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। कितने चेंज होते हैं, तो दो टाइप के चेंज होते हैं। पहला जो चेंज होता है उसको कहा जाता है शिफ्ट, और दूसरा जो चेंज होता है उसको कहा जाता है रोटेशन। अब हम लोग कैसे समझे शिफ्ट और रोटेशन क्या होता है, तो ये शिफ्ट और रोटेशन हम लोगों को समझना है इन टर्म्स ऑफ गुड्स। अगर मान लेते हैं आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छी आ जाती है, तो अब ये रिसोर्सेस अच्छी आने के कारण आप क्या करोगे, गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। दूसरा, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है बहुत अच्छी, तो भी क्या कर पाओगे भाई, आप बहुत अच्छा क्या कर पाओगे, गुड्स को प्रोड्यूस कर पाओगे। मतलब शिफ्ट दो कारणों से आएगा, एक तो रिसोर्सेस आपकी अच्छी हो जाए या टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी हो जाए। क्या जरूरी है ये अच्छी हो जाए, अगर खराब हो गई तो फिर क्या, तो यहां पे जो चेंज दोनों में एक साथ दिखाई देगा उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे शिफ्ट। बट अगर मान लेते हैं किसी एक गुड में चेंज दिखाई दे, मान लेते हैं ये गुड x है और ये गुड y है, सिर्फ चेंज अभी x में दिख रहा है और y में नहीं दिख रहा है, या तो y में दिख रहा है x में नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से एक में चेंज होना और दूसरे में चेंज ना होना कहलाता है यहां पे रोटेशन। तो चेंज हमें समझ में आ गए कितने टाइप के होते हैं, शिफ्ट और रोटेशन। तो इसमें बोलता है द पीपीसी कैन शिफ्ट ईदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। तो शिफ्ट या चेंज किस कारण से हो रहा है भाई, रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन होने के कारण या तो डिग्रेडेशन होने के कारण। और ये चेंज जो है वो दोनों ही गुड्स में आपको सिमिलरली दिखेगा। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये शिफ्ट क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि शिफ्ट तभी होगा जब आप क्या करोगे, चेंज में करोगे, किसको चेंज किस में करोगे, रिसोर्सेज में करोगे, या तो चेंज किस में करोगे, टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो शिफ्ट या चेंज किसके कारण होगा, रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी के कारण। अगर मान लेते हैं दोनों ही चीजें बढ़ती है, क्या रिसोर्सेज भी बढ़ती है और टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है, तो यहां पे जो शिफ्ट होगा वो हमेशा होगा राइटवर्ड्स। मतलब आपने इंप्रूव करा है अपनी रिसोर्सेज को भी और अपनी टेक्नोलॉजी को भी। बट अगर मान लेते हैं यही जो चेंज करा है वो अगर आपने नेगेटिव कर दिया, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, शिफ्ट लेफ्टवर्ड हो जाएगा। तो हमें याद हो गया शिफ्ट दो तरीके से होते हैं, या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड। देखिए ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन, इससे अगर ये राइटवर्ड गया मतलब रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। और अगर मान लेते हैं ये लेफ्टवर्ड गया, इसका मतलब रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी क्या हुई है, डिग्रेड हुई है। तो यहां पे हमें ये समझ में आ गया कि शिफ्ट क्या होता है और इसमें जो चेंजेस है वो कहां कहां होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसमें जो दूसरा चेंज होता है उसका नाम है रोटेशन। अब रोटेशन का मतलब सीधी सी बात है, अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर यहां पे कांस्टेंट कर दिया जाए, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, और इसके अगल बगल में एक गुड घूम रहा है जिसका नाम है y, तो इसको कांस्टेंट कर दिया और y को अगर घुमा रहे हैं, दैट इज नोन एज रोटेशन। तो यहां बोलता है कि जो पीपीसी कर्व है इसमें जो रोटेशन का इफेक्ट पड़ता है ये आउटवर्ड पड़ता है। ठीक है, आउटवर्ड पड़ता है और दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। कैसे, इंप्रूवमेंट पहले क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में, और दूसरा इंप्रूवमेंट किस तरफ होना चाहिए, रिसोर्सेस में। तो रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी के कारण भी जो चेंज मिलेगा हमें एक गुड में, और दूसरा क्या होगा, कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे रोटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं यहां पे ये जो एक ए है, यहां पे ये जो ए है ये कांस्टेंट है, और यहां पे हम लोग ये बात करें तो यहां पे ये जो क्यू है ये क्या है,
कांस्टेंट है। अब ये क्या कर रहा है, ये राइटवर्ड्स मूव कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये अपवर्ड्स मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पीपीसी रोटेशन है ये राइटवर्ड कहलाएगा और ये जो ऊपर जा रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्ड रोटेशन। अब यहां पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं कि ये जो पीपीसी कर्व में इनवर्ड और लेफ्टवर्ड क्या होता है। तो इनवर्ड और लेफ्टवर्ड का मतलब हम समझते हैं, बोलता है कि इनवर्ड और लेफ्टवर्ड तब होगा जब कोई चीज नेगेटिव होगी, मतलब डिग्रेडेशन होगा किसमें, टेक्नोलॉजी में, और किसमें, रिसोर्सेस में क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो रोटेशन होने वाला है वो किस तरफ हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया इनवर्ड और ये हो गया लेफ्टवर्ड। मतलब ये जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, मतलब रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, या तो मैं बोल सकता हूं नेगेटिव हो रही है। तो यहां पे हम लोग को समझ में आ गया कि इनवर्ड रोटेशन और लेफ्टवर्ड जो रोटेशन होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो अब भाई इनवर्ड और लेफ्टवर्ड समझा है, तो हमें ये भी तो बताओ कि राइटवर्ड और अपवर्ड क्या होगा। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पढ़ा, ये सब हम लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने कोशिश करी कि इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में, वन शॉट में कवर करने की पूरी, कि एक रिदम में आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाए। बट अब और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए स्टेप अप एकेडमी पे, जहां पे यहां सारे के सारे बोर्ड्स की क्या मिलती है, कंटेंट मिलते हैं, सारे के सारे क्या मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, जिसमें कवर होता है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं वो सारे के सारे। ये बहुत काफी नहीं है, इसके साथ भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल होने वाली है। यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के प्रिपरेशन एक जगह करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल नीट, फॉर एग्जाम्पल क्लैट, JEE, AI, CUET, TET, ये सारी प्रिपरेशन एक जगह पे करवाई जाती है। इसके लिए आपको विजिट कहां करना है, तो इसके लिए विजिट करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा यहां पे, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एम बहुत अच्छा है, क्या, लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज पढ़ेंगे तो हम इन फ्यूचर में लीडर बन पाएंगे, और लीडर बनना मतलब पूरी कंट्री को बहुत अच्छे एक लेवल पे ले जाना। इसी के साथ मैं विजय ठाकरे आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।